नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मेंढक राजकुमार पार्ट 2। निशाना बिल्कुल सही बैठा। आह! बेचारा मेंढक पत्थर के नीचे ही दबकर रह गया। श्यामलता ने प्रसन्न होकर अपना घोड़ा वापस मोड़ा और घर की ओर चल पड़ी। पिताजी पूछेंगे तो कह दूंगी कि वह मुझे मार्ग में ही छोड़कर भाग गया। लेकिन श्यामलता अभी थोड़ी ही दूर पहुंची होगी कि किसी ने उसे पुकारा। श्यामलता, रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कौन? जैसे ही श्यामलता ने पलटकर देखा, सामने मेंढक को सकुशल खड़े देख उसकी आंखें आश्चर्य से फट गई। तो तुम अभी जीवित हो? हाँ, और यदि मुझे मालूम होता कि तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं करती तो मैं तुम्हें ब्याह कर कभी भी अपने साथ नहीं लाता। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास छोड़ आऊं। यही ठीक रहेगा ए भद्दे मेंढक, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। मेंढक श्यामलता को लेकर पुनः जमींदार के पास पहुंचा। अरे, तुम दोनों वापस क्यों लौट आए? क्या दहेज में किसी वस्तु की कोई कमी रह गई है? ऐसी कोई बात नहीं है ससुर जी। दरअसल मैं आपकी बड़ी बेटी को छोड़ने आया हूँ, क्योंकि आपकी यह बेटी मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। कृपया करके आप अपनी दूसरी बेटी का विवाह मुझसे कर दीजिए। मेंढक की बात सुनकर जमींदार का क्रोध फिर भड़क उठा। खामोश बदतमीज, मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक अपनी एक बेटी का विवाह तुमसे कर चुका हूँ। यदि वह तुम्हें पसंद है तो उसे साथ ले जाओ, यदि नहीं पसंद है तो उसे यहीं छोड़ जाओ। मैं अपनी दूसरी बेटी का विवाह तुमसे करने के लिए कतई भी तैयार नहीं हूँ। सुनिए ससुर जी, यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चिल्लाना आरंभ कर दूंगा। जमींदार ने सोचा, अगर यह चिल्लाता है तो कोई हर्ज नहीं, बस इसका हंसना ही खतरनाक है। सोचकर वह मेंढक को चिढ़ाता हुआ बोला, सुनो मेंढक के बच्चे, मैं किसी भी हालत में अपनी दूसरी बेटी की शादी तुमसे करने को तैयार नहीं। तुम्हें यदि चिल्लाना है तो खूब जी भरकर चिल्लाओ। यहाँ तुम्हारे चिल्लाने पर किसी के भी कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी। अच्छा, तो यह बात है। और मेंढक ने जोर जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मानो रात के समय बड़े जोर से बिजली कड़क रही हो। आ! हे भगवान, हमारे तो कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। चारों ओर बिजली कड़कड़ाने के साथ ही पहाड़ों से नदियों में इतना अधिक पानी आने लगा कि कुछ ही क्षणों में सब नदियों में बाढ़ आ गई और धीरे धीरे सारी जमीन पानी के बहाव में घिरने लगी और पानी चढ़ता चढ़ता जमींदार के महल तक आ पहुंचा। जब जमींदार और उसके परिवार वालों ने यह देखा तो भयभीत होकर सब दौड़कर महल की सबसे ऊपर की मंजिल पर जा पहुंचे और वहां से अपने गांव की तबाही देखने लगे। स्वामी, आप इस मेंढक को तुरंत चिल्लाने से रोकिए, वरना हम सब महल समेत पानी में डूबकर मर जाएंगे। देखिए, पानी महल के ऊपर चढ़ता चला आ रहा है। लाचार हो जमींदार को मेंढक से कहना ही पड़ा, मेंढक महाशय, मैं अपनी दूसरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके चिल्लाना बंद करिए, वरना हम सब मर जाएंगे। ठीक है, तुम सब नीचे आओ और जल्दी से विवाह की रस्में पूरी करो। कहकर मेंढक ने चिल्लाना बंद कर दिया तो पानी धीरे धीरे नीचे बैठता हुआ जिधर से आया था उधर ही वापस लौटकर सबकी नजरों से ओझल हो गया। उफ, जान बची। पता नहीं यह अचानक किस मुसीबत से पाला पड़ गया है। आओ नीचे चले, वरना वह कोई नई मुसीबत और खड़ी कर देगा। जमींदार की दूसरी बेटी का नाम था प्रेमलता। जमींदार ने आनन फानन में उसका विवाह मेंढक से किया और एक घोड़े पर दहेज और दूसरे घोड़े पर अपनी बेटी को बिठाकर मेंढक के साथ विदा कर दिया। लेकिन जमींदार की मंझली लड़की प्रेमलता भी मेंढक से विवाह कर खुश नहीं थी। उसने भी मार्ग में वही किया जो उसकी बड़ी बहन ने किया था। मौका देखकर उसने भी एक बड़ा सा पत्थर मेंढक पर दे मारा और उसे मरा जानकर वापस लौट पड़ी। लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर पहुंची, मेंढक फुदकता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। नहीं, तुम जिंदा नहीं हो सकते। मैंने तो तुम्हें मार दिया था। मैं मरा नहीं हूँ प्रेमलता, बल्कि जिंदा हूँ। लेकिन शायद हम दोनों के भाग्य में एक साथ रहना नहीं लिखा है। आओ, मैं तुम्हें भी तुम्हारे घर छोड़ाऊं। मेंढक ने प्रेमलता को भी उसके घर छोड़ा और जमींदार और उसके परिवार वालों को फिर भयभीत कर तीसरी बेटी चंद्रिका से विवाह कर अपने घर की ओर चल पड़ा। चंद्रिका अपनी अन्य बहनों की तरह कठोर हृदय नहीं थी। उसके हृदय में बहुत दया थी। उसे यह भी समझते देर नहीं लगी कि वह मेंढक कोई साधारण मेंढक नहीं है। शायद ईश्वर को मेरा विवाह एक मेंढक के साथ ही होना मंजूर था, अतः मुझे अपने भाग्य से कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए और उसे ही अपना स्वामी मानकर पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए। मेंढक चंद्रिका को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसे एक सुंदर सी बहू के साथ आया देख उसके बूढ़े माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आहा, कितनी सुंदर बहू है, आज हमारा जीवन सफल हुआ।
अब हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। उस दिन से मेंढक और उसके माँ बाप के दिन आनंद पूर्वक कटने लगे। चंद्रिका बहुत मेहनती थी। वह रोज अपनी सास और ससुर के साथ खेत पर काम करने जाती थी, जिससे सास ससुर उसे बहुत प्यार करने लगे। दिन बीतते चले गए और बसंत का मौसम आ गया। उस गांव में हर साल बसंत के मौसम में घोड़ों की दौड़ हुआ करती थी। इस बार भी जब घुड़दौड़ आरंभ हुई तो माँ ने अपने मेंढक बेटे से भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मेंढक ने मना करते हुए कहा, माँ, रास्ते में बहुत से पहाड़ और नदी नाले पार करने पड़ते हैं, अतः तुम बहू को लेकर चले जाओ। मैं भला कहाँ कहाँ परेशान होता फिरूंगा। ठीक है, तो हम जाते हैं और संध्या होते ही लौट आएंगे। तुम्हारे लिए रोटी बनाकर रख दी है, खा लेना। घोड़े पर सवार होकर मेंढक के माता पिता और चंद्रिका उस मैदान की ओर चल पड़े जहां घुड़दौड़ होती थी। जब वे घुड़दौड़ मैदान में पहुंचे तो घुड़दौड़ आरंभ हो चुकी थी। चंद्रिका अपनी सास और ससुर के साथ एक स्थान पर बैठकर घुड़दौड़ देखने लगी। यह घुड़दौड़ 3 दिन तक चलती रहती थी। जो कोई इस घुड़दौड़ में जीतता था उसकी बहुत इज्जत होती थी और उसे हर व्यक्ति अपने घर में बुलाकर दावत देता था। वाह, वह नीली कमीज वाला युवक इस साल फिर जीत गया। हाँ, अब देखना है कि वह कल भी मैदान में उतरता है या नहीं। घुड़दौड़ देखने के बाद मेंढक के माँ बाप और पत्नी जब संध्या को घर वापस लौटे और उन्होंने मेंढक को वहां पर जीतने वाले के बारे में बताना चाहा तो मेंढक तुरंत बोल उठा, मैं जानता हूँ, आज की तमाम दौड़ों में एक नीली कमीज वाला युवक जीता है। हाँ, लेकिन यह सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ, जबकि तुम वहां गए ही नहीं। मेंढक की बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस बारे में उससे पूछना चाहा, लेकिन मेंढक ने उन्हें टाल दिया। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। जब सब घुड़दौड़ देखकर घर वापस लौटे और उन्होंने जीतने वाले युवक के बारे में बताना चाहा, तो मेंढक ने फिर उन्हें जीतने वाले के बारे में बता दिया। सबको पुनः आश्चर्य हुआ, परंतु काफी पूछने के बावजूद भी मेंढक ने इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं बताया। और तीसरे व अंतिम दिन जब मेंढक के माता पिता घुड़दौड़ देखने गए तो उन्हें घुड़दौड़ में भाग लेने वाले युवक में एक बहुत ही सुंदर और हृष्ट पुष्ट युवक दिखाई दिया, जो सभी प्रतियोगियों में बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा था। उसने सुनहरे रंग के सोने के वस्त्र पहन रखे थे, जो सोने की तरह चमक रहे थे। उसके कंधे पर जो तीर धनुष लटक रहा था वह चांदी का था। कितना सुंदर है वह सुनहरे कपड़ों वाला व्यक्ति। घुड़दौड़ आरंभ हुई तो उस सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते ही एक के बाद एक 3 कबूतरों को अपने तीर का निशाना बना दिया। वाह, क्या निशाना है! मुझे विश्वास है इस घुड़दौड़ में यही विजयी होगा। अपने इस महान कारनामे से वह सभी का आकर्षण का केंद्र बन गया। दौड़ के बीच में ही उसने अपने घोड़े की जीन में से कुछ सोने के सुंदर फूल निकाले और उन्हें अपनी बाईं ओर मैदान के बाहर खड़े लोगों के ऊपर फेंक दिया। इसी तरह उसने जीन की दाईं ओर से कुछ चांदी के फूल निकाले और उन्हें अपनी दाहिनी ओर वाले लोगों पर फेंक दिया। गजब है, अति आश्चर्यजनक। उस दिन की सारी प्रतियोगिताओं में उसी सुनहरे वस्त्र धारण किए बलिष्ठ एवं सुंदर जवान युवक की ही जीत हुई। वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे घेर लिया। वह सभी उसे अपने अपने घर ले जाकर दावत खाने की प्रार्थना करने लगे। आज की दावत मेरे घर चलकर कबूल करो बेटा। नहीं, आज की दावत मेरी ओर से। ओह, शाम होने वाली है, मुझे तुरंत घर पहुंचना चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। शाम होने को आ गई थी। उस युवक ने किसी की दावत कबूल नहीं की और जल्दी ही अपने घोड़े पर सवार होकर उस गांव की ओर चल पड़ा जहां से मेंढक के माँ बापू और बहू आए थे। आश्चर्य है, उसने तो किसी की दावत कबूल नहीं की, किसी से बिना बोले ही चला गया। पता नहीं कौन था और कहाँ रहता था। और सब लोग खड़े खड़े उस सुनहरे घुड़सवार को जाते देखते ही रह गए। उस संध्या को भी जब मेंढक के माँ बाप और पत्नी घर वापस लौटे तो मेंढक उन्हें दरवाजे पर ही खड़ा मिला। आप लोग लौट आए माताजी पिताजी, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आइए आइए, भीतर ही बातें होंगी। बेटा, जानते हो आज घुड़दौड़ में कौन आया था और किसकी जीत हुई? हाँ माँ, जानता हूँ। तुम यही कहना चाहती हो ना कि आज की दौड़ में सुनहरे वस्त्रधारी ने कमाल कर दिया। उसने न केवल आज की अंतिम प्रतियोगिता ही जीती, बल्कि घुड़सवारी करते करते ही उसने 3 कबूतरों को अपने तीरों का निशाना बनाया और सोने और चांदी के फूल भी लोगों पर बरसाए। बिल्कुल यही हुआ बेटा, लेकिन वहाँ का हाल तुम्हें बिना वहाँ जाए ही कैसे मालूम हो जाता है? लेकिन मेंढक पहले के समान फिर बात को टाल गया। समय बीतता गया। अगले साल बसंत के मौसम में फिर घुड़दौड़ हुई। मेंढक की पत्नी, माँ और पिता फिर घुड़दौड़ देखने गए, लेकिन मेंढक नहीं गया। तीसरे दिन जब लोगों ने फिर उस सुनहरे व्यक्ति को देखा और वह सुनहरा व्यक्ति फिर प्रतियोगिता जीतकर बिना किसी से कुछ कहे उसी गांव की ओर चला गया
जहाँ मेंढक अपने माँ बाप के साथ रहता था। आश्चर्य है, वह हमारे गांव की ओर कहाँ जाता है? जब मेंढक की पत्नी और माँ बाप घर आए तो उन्हें यह देखकर फिर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बार फिर मेंढक को सब बातें मालूम थी। चलो माँ, अब देर न करो और जल्दी से खाना परोसो, मुझे बड़े जोरों से भूख लग रही है। तुम बैठो, मैं अभी खाना परोसती हूँ। मेंढक तो भोजन करने बैठ गया, लेकिन उसकी पत्नी चंद्रिका के दिमाग में अब की बार उथल पुथल मच चुकी थी। वह सोच रही थी, मेरा पति घुड़दौड़ में तो जाता नहीं, फिर उन्हें वह सब बातें कैसे मालूम हो जाती है? और उस सुनहरे वस्त्र पहने घुड़सवार को दिन छिपने से पहले ही क्यों जाना पड़ता है? वह हमारे गांव की ओर क्यों जाता है? जरूर मेरे पति मेंढक और उस घुड़सवार में कोई रहस्य है। अब मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगी। अगले साल बसंत ऋतु में फिर घुड़दौड़ हुई। चंद्रिका अपनी सास एवं ससुर के साथ फिर घुड़दौड़ देखने गई। 2 दिन तो वह सुनहरे वस्त्र वाला व्यक्ति घुड़दौड़ में सम्मिलित नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन जब वह व्यक्ति घुड़दौड़ में सम्मिलित हुआ और घुड़दौड़ आरंभ होने लगी तो चंद्रिका अपनी सास से बोली, माताजी, मेरे सिर में बड़े जोरों से दर्द हो रहा है और मैं घर जाना चाहती हूँ। आप मुझे एक घोड़ा दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम अपना घोड़ा ले जाओ और घर जाकर आराम करो, हम संध्या तक आ जाएंगे। चंद्रिका ने तुरंत अपने घोड़े पर काठी चढ़ाई और उस पर सवार होकर द्रुत गति से अपने घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने पति मेंढक को ढूंढा, लेकिन घर में वह उसे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। ओह, कहाँ जा सकते हैं वे? कहीं घुड़दौड़ मैदान में तो नहीं गए? लेकिन यदि उन्हें वहां जाना ही था तो हमारे साथ ही क्यों नहीं गए? आखिर इन सब बातों के पीछे क्या रहस्य हो सकता है? तभी चंद्रिका की दृष्टि एक कोने में बिछी चारपाई के नीचे पड़ी, किसी मेंढक की खाल पर पड़ी। अरे, वह क्या चीज है? चंद्रिका ने उसे उठा लिया। यह तो मेंढक की खाल है। अब समझी, यह मेंढक की खाल मेरे ही पति ओढ़े रहते हैं और वह सुनहरे वस्त्रों वाला व्यक्ति ही मेरा पति है। और अनायास ही चंद्रिका की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, मेरा पति कितना सुंदर है और कितनी अच्छी घुड़सवारी करता है। मैं तो उसके बिल्कुल अयोग्य हूँ। आहा, आज का दिन मेरे लिए कितनी खुशी का दिन है। वह बार बार अपने आंसू रोकने की कोशिश करती, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर मेरे पति को मेंढक की खाल पहनकर रहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यह गंदी खाल पहनकर वे क्यों रहना चाहते हैं? अब वे फिर यहाँ आएंगे और इस खाल को पहनकर बदसूरत मेंढक बन जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी इसे जला दूंगी ताकि वे फिर कभी मेंढक न बन सके। और चंद्रिका ने उसी समय चूल्हा जलाया और मेंढक की खाल को जलती आग में डाल दिया। उस समय सूरज डूब रहा था। जब वे वापस लौटेंगे तो जरूर मेंढक की खाल को न पाकर चकराएंगे और तब बड़ा मजा आएगा। माताजी और पिताजी भी अपने बेटे को असली रूप में पाकर कितने प्रसन्न होंगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।